नेपाल में क्या चल रहा है। नेपाल में क्या चल रहा है आप देख लीजिए। एक तरफ युवाओं में आक्रोश है, मोबाइल पकड़े वीडियो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ नेपाल के ठीक ऊपर आग लगी हुई है। मतलब नेपाल सुलग रहा है, अभी भी सुलग रहा है। जेएनजी प्रदर्शनकारियों की बात मानकर सरकार ने सोशल मीडिया साइट से बैन तो हटा दिया है, लेकिन क्रांति की ये आग फिर भी कम नहीं हुई है, कम नहीं हुई। मंगलवार को नेपाल में हिंसक भीड़ ने संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन में भी तोड़फोड़, आगजनी की। आलम यह हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया। इसके बाद भी नेपाल में हिंसा लगातार तीसरे दिन भी जारी है, यानी आज भी हिंसा की खबरें आई हैं नेपाल से। हिंसा की आग में धधकते नेपाल को बचाने के लिए अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया। मंगलवार रात 10 बजे से नेपाल में सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके बावजूद भी नेपाल के कई इलाकों में बुधवार को भी हिंसा हुई। इन तस्वीरों को देखिए। मंगलवार को हुई तबाही की तस्वीरों से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। नेपाल में 9 सितंबर को जो हिंसा हुई, 6 विंडो बनाने की जरूरत नहीं थी, 4 विंडो से दिखाना था। उस आग की लपटें पूरी दुनिया ने देखी। कैसे एक देश को चलाने वाली संसद जल उठी, कैसे इंसाफ के मंदिर सुप्रीम कोर्ट को उपद्रवियों ने जला दिया। मंत्रियों के घर, सरकारी दफ्तर, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। सरकार के समर्थन में जो पार्टियां थीं, उनके दफ्तर भी आग के हवाले कर दिए। इन उपद्रवियों ने सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ ही नहीं की, जमकर उत्पात मचाने के बाद लूटपाट भी की। देखिए कैसे सरकारी दफ्तरों के अंदर रखी कुर्सियां, कंप्यूटर, साउंड बॉक्स लेकर ये जेएनजी क्रांतिकारी सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया था, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, प्रधानमंत्री आवास में रखे सामान को लूट लिया था। यहां तक कि शेख हसीना के कपड़ों को भी हवा में लहराकर प्रदर्शनकारियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बांग्लादेश की तरह अब नेपाल में भी यही हो रहा है। नेपाल की सरकारी इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं और नेपाल के ये जेएनजी युवा जीत के जश्न में रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। नेपाल में हुई हिंसा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वित्त मंत्री के घर में आगजनी के बाद भीड़ ने हवा में नोटों की गड्डियां उड़ा दी। कितना नुकसान हुआ है नेपाल को, अपने ही देश को बर्बाद करना है। बताइए, आम जनता की दुकानें लूट रहे हैं। देखिए कैसे उपद्रवी काठमांडू की दुकानों में लूटपाट मचाएं, कपड़े, जूते, चप्पल सब चुरा लिए। बड़े बड़े मॉल्स लूट लिए गए। नेपाल में हालात कितने खराब हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। सरकारी अफसर हेलीकॉप्टर पर लटक कर अपनी जान बचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बंधी रस्सी पर लटक कर ये अधिकारी जान बचाकर भाग रहे हैं। नेपाल में तीसरे दिन हुई हिंसा की तस्वीरों को एक साथ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब नेपाल में सत्ता के खिलाफ इस कदर लोगों का गुस्सा फूटा हो। 2008 में राजशाही को खत्म करने के लिए लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरे थे। बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए थे और 28 मई 2008 को नेपाल से राजतंत्र खत्म हो गया था। 240 साल बाद नेपाल में राजशाही खत्म हुई थी और ये नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन में से एक था। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जिसे अंग्रेज भी अपना गुलाम नहीं बना पाए। वहां शुरू से राजशाही रही, लेकिन 2008 में पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। दिक्कत तब हुई जब जनता के द्वारा चुनी गई कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर सकी। 2008 से लेकर 2025 तक 14 बार सरकार बदल चुकी है। कितनी बार? 14 बार। और इसी अस्थिरता की वजह से करप्शन बढ़ा, यानी भ्रष्टाचार बढ़ा और इस जेएनजी आंदोलन को हवा मिली। यानी 18 से 30 साल के जो युवा हैं, इनके आंदोलन को बल मिला।
नेपाल में बिगड़ते हालातों पर भारत की भी नजर है। नेपाल इंडिया बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनौली बॉर्डर को सोनौली गोरखपुर के आगे है। सोनौली बॉर्डर को बंद कर दिया गया। फिलहाल काठमांडू का एयरपोर्ट अनिश्चित काल के लिए बंद है। किसकी वजह से? इस आंदोलन की वजह से। हो क्या रहा है? भारतीय अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। इसी कारण उपासना गिल नाम की एक भारतीय महिला ने वीडियो जारी करके भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उनकी जान खतरे में और जिस होटल में वो रुकी थी उसे जला दिया गया। सोचिए, नेपाल में फंसी भारतीय महिला कुछ कह रही है। पूरे देश को सुनना चाहिए। सुनिए जब। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। हिंसा की तस्वीरों पर बात कर ली, ये दुख दिखा दिया, रोते हुए लोगों को आपने सुन लिया। लेकिन इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल है, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस वक्त दो नाम जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे। सुशीला कार्की का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन एक और नाम जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है वो नाम है काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह। इस आंदोलन में बालेन्द्र शाह की खूब चर्चा, इसलिए आज बालेन्द्र शाह के बारे में भी विस्तार से आपको बता देता हूं। ये भी आप देख लीजिए कि 28 साल का वो कौन युवा है जिसकी चर्चा पूरे नेपाल ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। देखिए, बालेन्द्र शाह जेएनजी आंदोलन के समर्थक हैं और उनके पोस्ट से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और युवाओं में भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। बालेन्द्र शाह पेशे से इंजीनियर और रैपर हैं। उनके बहुत से गाने करप्शन और युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका सख्त रुख उन्हें एक बेहतर उम्मीदवार बनाता है। 2022 में बालेन्द्र शाह काठमांडू के स्वतंत्र मेयर बने थे। उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स को हरा दिया था। मेयर बनने के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों में सुधार किया और टैक्स चोरी पर कार्रवाई की, जिससे उनकी छवि एक ईमानदार नेता की बनी। नेपाल के अलावा दुनिया भर में भी बालेन्द्र शाह ने अपनी पहचान बनाई। टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते टॉप 100 नेताओं में उन्हें शामिल किया। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनकी नीतियों की तारीफ की है, उनके नीतियों की तारीफ की। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि नेपाल में राजशाही के बाद अब लोकतंत्र से भी जनता नाराज है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि नेताओं की जनता विरोधी नीति है, जिसने युवाओं के इतना हिंसक होने पर मजबूर कर दिया और एक 28 साल का युवा इतना प्रभावित कर गया कि लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतर गए। सवाल यही है, आखिर अब नेपाल की कमान किसको मिलने वाली है? जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, सब कुछ इसी तरह से दिखाते रहेंगे।